Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 9th of January 2021. तो 9th जनवरी 2021 का न्यूज़पेपर एनालिसिस शुरू करेंगे. बिफोर वी स्टार्ट, यूपीएससी प्रीलिम्स की रिवीजन सीरीज की क्लासेस जो हैं वो 15th जनवरी से अपलोड होना शुरू हो जाएंगी. तो जिसको भी ये यूपीएससी प्रीलिम्स की रिवीजन सीरीज ज्वाइन करनी है वो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में आप ज्वाइन कर सकते हैं. दिस इज एक्चुअली पीटी 365 वीडियो सीरीज जिसमें कि हम आपको साल भर का करंट अफेयर्स तो बताएंगे ही बताएंगे, साथ में जब इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो इकोनॉमिक सर्वे का भी पूरा रिवीजन होगा इसके साथ साथ, और जितना भी करंट अफेयर्स है हिंदू का रहा होगा या पीआईबी का रहा होगा या इंडियन एक्सप्रेस का रहा होगा वो सारा कंपाइल करके आपको एक साथ समझाया जाएगा और पढ़ाया जाएगा इस सीरीज में. तो जिसको भी लगता है कि उसका करंट अफेयर्स वीक रह गया है फॉर द ईयर 2020 एंड 21 तो वो ज्वाइन कर सकता है सीरीज़ को, एंड दे विल बी इन फ्रूटफुल स्टेट. सो स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़ के आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस के क्वेश्चंस के साथ. सबसे पहले हम आज के क्वेश्चंस देखेंगे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम. यानी कि बॉस के रिगार्डिंग आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत. पहला स्टेटमेंट कह रहा है ट्रांसमिट्स रियल टाइम वीडियो एंड डेटा एट डिस्टेंस 50 किलोमीटर टू कंट्रोल स्टेशन थ्रू सैटेलाइट कम्युनिकेशन. दूसरा, इट इज डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय नासा एंड डीआरडीओ. तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन. सो थिंक ऑफ द आंसर. आप आंसर सोचिए और अटेम्प्ट जरूर किया करिए. कमेंट सेक्शन में आप अटेम्प्ट जरूर किया करिए. ये मैं अपने भले के लिए नहीं बोल रहा हूँ, एक आपके लिए बेनिफिट के लिए भी बोल रहा हूँ कि आप लोग का क्या होगा कि एक बार क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत ज़्यादा मायने रखती है जब आप एग्जाम देते हो. तो ठीक है ना, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप चाहें तो प्लीज़ डू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आप जरूर बताइएगा. तो इसका आंसर आप सोचिए, बताइए. नाउ लेट मी टेल यू द आंसर फॉर दिस. द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी डी. दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं. अब दोनों क्यों गलत है? क्योंकि पहले स्टेटमेंट में हमने कह दिया था कि इसकी रेंज जो है 50 किलोमीटर तक है. तो नहीं, ऐसा नहीं है. जो इसका डेटा और रियल टाइम डेटा और वीडियो की शेयरिंग है वो 20 किलोमीटर टू कंट्रोल स्टेशन हो सकता है, ना कि 50 किलोमीटर. और इसको बनाने का जो श्रेय जाता है वो इट हैज़ बिन डेवलप्ड डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि IRDE देहरादून. IRDE देहरादून ने इसको किया है. एंड इसका जो प्रोडक्शन है बेसिकली प्रोड्यूस हो रहा है वो बेल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मछलीपट्टनम, वहां से ये प्रोड्यूस हो रहा है. तो ये भी आप याद रखिएगा. एंड दिस सिस्टम हैज बीन डिप्लॉयड एट लद्दाख बॉर्डर. बॉस को कहां पे किया गया है? लद्दाख बॉर्डर पे डिप्लॉय किया गया है फॉर डे एंड नाइट सर्विलांस. तो डे एंड नाइट सर्विलांस के लिए लद्दाख बॉर्डर पे इसको किया गया है. आगे मूव करते हैं, अगले सवाल पे आते हैं. अगला सवाल है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड. तो गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड, इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है द वर्ल्ड एनवायरमेंट फाउंडेशन instituted this annual award in 1998 in furtherance of its aims and objectives. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इंडियन रेलवेज हैज बीन अवॉर्डेड विद द गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड फॉर द ईयर 2020. तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? वन ओनली, टू ओनली, बोथ, वन एंड टू, एंड नाइदर वन एंड नॉट टू. तो थिंक ऑफ द आंसर. नाउ लेट मी टेल यू द करेक्ट आंसर. द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ए, दैट इज वन ओनली. दूसरा स्टेटमेंट गलत है. क्यों गलत है दूसरा स्टेटमेंट? क्योंकि सेल को यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को ये अवार्ड मिला है, ना कि आपके इंडियन रेलवेज को. ठीक है ना. तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ए विल बी द करेक्ट आंसर. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हैज बीन अवॉर्डेड विद द प्रेस्टिजियस गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड एंड सेल हैज बीन द विनर फॉर दिस अवार्ड फॉर सक्सेसिव 2 years. पिछले लगातार 2 सालों से ये अवार्ड सेल को ही मिला है. अगला सवाल है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अब यहाँ पे लिखा है S-400 ट्रायम्फ इज अ मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम डिजाइंड बाय रशिया. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द यूनाइटेड स्टेट्स हैज रिसेंटली इम्पोज्ड सैंक्शंस ऑन मोरक्को परसुएंट टू काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट साइटिंग इट्स एक्विजिशन ऑफ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम. कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन. तो यहाँ पे देखो दूसरा स्टेटमेंट तो गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि उन्होंने टर्की के ऊपर लगाया है, ना कि मोरक्को के ऊपर. टर्की ने अभी प्रोक्योर किया था S-400 सिस्टम, इसलिए टर्की के ऊपर लगाया गया था. दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, है ना.
पहला स्टेटमेंट जरूर सही है। तो यूनाइटेड, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज इम्पोज सैंक्शंस ऑन टर्की ओवर अंकाराज एक्विजिशन ऑफ S-400 ट्रायम्फ सिस्टम। याद रखिएगा जो S-400 है इसको ट्रायम्फ बोलते हैं, S-400 को हम ट्रायम्फ भी बोलते हैं। इट इज एक्चुअली अ डिफेंस सिस्टम, ओके, डिफेंस मिसाइल सिस्टम है और बहुत ज्यादा सेफ डिफेंस मिसाइल सिस्टम है और इंडिया भी इसका प्रोक्योरमेंट करना चाहता है, ठीक है ना। नाटो इसका नाम रखा है SA-21 ग्राउलर। यह भी याद रखेगा कि जो S-400 ट्रायम्फ सिस्टम है उसको नासा क्या बोलता है, SA-21 ग्राउलर इसका नाम रखता है। और एक और चीज आपको बता दूं इसी के साथ कि थर्ड जो है, थर्ड व्हाट इज दिस थर्ड, तो ये है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। ये यूएसए ने साउथ कोरिया को दिया था, याद रखिएगा। ये एक और डिफेंस सिस्टम है थर्ड, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, और ये जो दिया था ये साउथ कोरिया को दिया था यूएसए ने। तो ये कुछ अलग फैक्ट्स भी हैं। अब अगला जो फैक्ट था वो था काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। अब एक्चुअली में ये एक्ट लाया गया था, इनएक्ट हुआ था अगस्त 2017, 2 अगस्त 2017 को, और डोनाल्ड ट्रंप के अंतर्गत ये लाया गया था ताकि काउंटर किया जा सके ये ईरान, रशिया, नॉर्थ कोरिया को। ईरान, रशिया, नॉर्थ कोरिया के साथ अगर कोई भी कंट्री रिलेशनशिप बनाएगी तो उसको अमेरिका अपना एडवर्सरी समझेगा और इसलिए उनके ऊपर सैंक्शंस लगाने का अधिकार रखता है। इसी कारण से टर्की ने जब रशिया के साथ डील की तो यूएसए ने बोला कि भैया आपने रशिया के साथ डील की है इसलिए आप हमारे खिलाफ हो गए, हमारे दुश्मन का दोस्त हमारा दुश्मन। तो ये चीज उन्होंने उसको बोली, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट द क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस S-400 डिफेंस सिस्टम, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। अब मूव करते हैं आज की न्यूज एनालिसिस पार्ट की तरफ। पहली जो न्यूज है वो है सेंटर टर्न्स टू सुप्रीम कोर्ट एज टॉक्स विद फार्मर्स फेल टू ब्रेक द डेडलॉक। तो 8 राउंड की बातचीत हुई, फार्मर्स के साथ गवर्नमेंट की बातचीत हुई और कोई रिजल्ट नहीं निकला है। जब कोई रिजल्ट नहीं निकला तो अब नाउ द गवर्नमेंट इज सेइंग दैट वी आर गोइंग टू द सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर टोपी डाल दी है कि अब आप कुछ करिए, आप सोल्यूशन निकालिए। हमने बातचीत करके देख ली, कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। नाउ फार्मर्स ने एक बहुत अच्छी बात बोली है। फार्मर लीडर्स, देखो बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली कि फार्मर लीडर्स आर सेइंग दैट इट कोर्ट्स आर जजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉ। कोर्ट हमेशा क्या करती है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉ को जज करती है। हो सकता है कि कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हो, ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड लॉ नहीं है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है या उसके जो रिपरकशंस है वो चीज कोर्ट नहीं चेक करती है। कोर्ट क्या चेक करती है, कोर्ट चेक करती है कि व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, वेदर द लॉ हैज कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी और नॉट, वेदर द लॉ इज वायलेटिंग योर बेसिक स्ट्रक्चर और नॉट। ये सारी चीजें वो चेक करेगी, है ना। तो फार्मर लीडर्स का ये कहना है कि कोर्ट में जाना ये बहुत गलत है। दिस शुड हैव बीन डन बाय द लेजिस्लेटिव इटसेल्फ, क्योंकि लेजिस्लेचर ने ये बिल लाया है, उसी को ये बिल हटाना चाहिए था। पॉलिसी डिसीजंस में आप कोर्ट का इस तरीके से इंटरफेरेंस या कोर्ट का इस तरीके से वो नहीं ले सकते। तो फार्मर्स आर अगेंस्ट दिस ऑल्सो, फार्मर्स इसके भी खिलाफ ही हैं। एलईटी कमांडर गेट्स 5 ईयर जेल टर्म फॉर टेरर फाइनेंसिंग। अब ये आप सबको पता होगा कि ये जाकिरुर रहमान लखवी जो है ये मुंबई अटैक का मास्टरमाइंड और लश्कर तोयबा ऑपरेशन के कमांडर रहा है सर ये। एंड पाकिस्तान की जो एंटी टेररिज्म कोर्ट है उसने इसको 5 सालों की सजा दी है। ओके, तो ये पाकिस्तान को भी 5 साल की सजा तो हमारे यहाँ चोरी की मिल जाती है ना। फिर इसने तो साला पूरे एक देश के खिलाफ एग्रेशन किया है, टेरर फाइनेंसिंग का मास्टरमाइंड है। वही वाली बात है कि पाकिस्तान सीरियस है नहीं इस चीज को लेकर के। एफएटीएफ को दिखाने के लिए पनिशमेंट जरूर दे दी है उसने, एफएटीएफ को दिखाने के लिए, लेकिन सीरियसनेस नहीं आई है अभी भी। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान ऑलरेडी है उनकी, इसलिए थोड़ा हालत खराब है। उनको लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि ब्लैक लिस्ट हो जाए, है ना। देयरफॉर थोड़ा बहुत एक्शन ले रहे हैं। एफएटीएफ जो है वो 1989 में बना था, ये भी पता रखिएगा, 1989 में बना था और G7 के इनिशिएटिव से बना था। एफएटीएफ जो है वो 1989 में बना था और G7 के इनिशिएटिव से बना था। और जब ये इनिशियली बना था तब इसके अंदर केवल मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए स्टेप्स लेने के लिए था, लेकिन 2001 में इसके अंदर टेरर फाइनेंसिंग को स्टॉप करने के लिए भी प्रोविजन डाल दिया गया। तो टेरर फाइनेंसिंग 2001 से इसमें ऐड हुई है, अदरवाइज स्टार्टिंग में केवल मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को रोकने के लिए बनाया था, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। तो सुप्रीम कोर्ट tells government to arm forest officers to fight the poachers। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को बुलेट प्रूफ वेस्ट दो, व्हीकल्स प्रोवाइड करो
और उनको मतलब आर्म्स प्रोवाइड करो ताकि वो इन पोचर्स से लड़ पाए। अदरवाइज बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी देखने को मिल रही है। मॉर्टल फर्टिलिटीज इज हाईएस्ट अमंग द फॉरेस्ट ऑफिशियल्स इन द वर्ल्ड। इंडिया में अगर देखा जाए तो मॉर्टल फर्टिलिटीज अमंग द फॉरेस्ट ऑफिशियल्स इज हाईएस्ट, और स्पेशली ऐसे एरियाज में जहाँ पे मध्य प्रदेश हो गया आपका, जहाँ पे ये रेंजर फॉरेस्ट के जो रेंजर होते हैं ये लाठी लेकर के चलते हैं। तो लाठी लेकर के चलोगे और आपका जो पोचर है वो वहाँ पे गन लेकर के बैठा हुआ है, तो कहाँ पर आप टिक पाओगे? सो फॉर दैट रीजन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये कहा गया है और गवर्नमेंट को भी ये कहा गया है कि आप फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को मॉडर्न आर्म्स और थोड़ा सा बुलेट प्रूफ और ये सब प्रोवाइड करिए, ताकि एटलीस्ट वो उनके सामने खड़े तो हो पाए। और ये खास तौर पे ये एमपी के रीजन में बहुत ज़्यादा होता है, एमपी के रीजन में बहुत होता है, ठीक है ना। एंड कर्नाटका में तो चप्पल दे कैरी चप्पल लेकर के लड़ते हैं। अब आप ये देखो, द स्टेट ऑफ इंडिया इन कर्नाटका फॉरेस्ट गार्ड्स आर इन चप्पल्स एंड कैरी जस्ट लाठीज। चप्पल पहन के रहते हैं और लाठी लेके, मतलब इस तरीके से फॉरेस्ट वाले रीजन में आप हो, उनको चप्पल पहना के दौड़ा रहे हो, या फिर चप्पल वो कैरी करते हैं या फिर लाठी कैरी कर रहे हैं। सो दिस इज नॉट हाउ दे कैन फेस द पोचर्स। मध्य प्रदेश में भी सेम घटना है। अब ऐसे बोबड़े जी ने ये बोला कि असम का केस देखो, असम में उन्होंने फॉरेस्ट रेंजर्स को थोड़ा सा मॉडर्न आर्म्स वो प्रोवाइड करे, नो वन डेयर्स टू कम नियर देम, तो वहां पे कोई उनके पास नहीं आता है। तो इसी तरीके से चीजें करने की जरूरत है। दिस इज व्हाट द ऑथर हैज सेड। ओवर हाफ ऑफ द आर्मी पर्सनल अंडर सीवियर स्ट्रेस सेज स्टडी। अब एक स्टडी की गई है जिसमें यह बताया गया कि हाफ यानी आधे से ज़्यादा जो आर्मी ऑफिशियल्स है दे सीम टू बी अंडर स्ट्रेस, वो स्ट्रेस में है। नाउ आर्मी हैज़ बीन लूजिंग मोर पर्सनल एवरी ईयर ड्यू टू सुसाइड, फ्रेट्रिसाइड्स एंड अनटुवर्ड इंसिडेंट्स दैन इन रिस्पॉन्स टू एनी एनिमी और टेररिस्ट एक्टिविटी। तो एक रिपोर्ट में यह बोला गया है कि टेररिस्ट एक्टिविटी में उतने आर्मी पर्सनल्स की जान नहीं जाती है जितने कि आपके सुसाइड्स के कारण और फ्रेट्रिसाइड्स के कारण, इन सब के कारण जाती है, ठीक है ना। सो ये जो स्टडी है किसने की है? ये की है यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, यूएसआई ने, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया विच इज अ सर्विस थिंक टैंक। याद रखेगा, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है? एक सर्विस थिंक टैंक है। लिख लो इसको, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया एक सर्विस थिंक टैंक है। अब इंडियन आर्मी पर्सनल ड्यूरिंग अप्रॉक्सीमेटली लास्ट 2 decades ड्यू टू ऑपरेशनल एंड नॉन ऑपरेशनल स्ट्रेसर्स। तो इसमें रिपोर्ट में क्या बताएगा कि 2 तरीके के स्ट्रेसर्स हैं। एक तो ऑपरेशनल स्ट्रेसर्स है, मतलब उनकी ड्यूटी के रिस्पॉन्स में जो स्ट्रेस आते हैं, ऑपरेशनल स्ट्रेसर्स, और दूसरा है नॉन ऑपरेशनल स्ट्रेसर्स, ठीक है ना। तो ऑपरेशनल स्ट्रेसर्स मतलब कि जैसा कि प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर है किसी आर्मी पर्सनल का इन द काउंटर इंसर्जेंसी एरिया, इन द काउंटर टेररिज्म एरिया, तो ये ऑपरेशनल स्ट्रेसर हो गया, ठीक है ना। तो ऑपरेशनल स्ट्रेसर तो ऑब्वियसली बात है रहेगा ही रहेगा, क्योंकि उनकी ड्यूटी ऐसी है ना। दैट इज द थिंग। एंड इसके अलावा जो नॉन ऑपरेशनल स्ट्रेसर्स हैं वो भी बहुत बड़े कारण हैं, जिसके कारण कि जो आर्मी ऑफिशियल्स हैं दे आर लूजिंग देयर काम, दे आर लूजिंग देयर पेशेंस एंड दे आर लूजिंग देयर मेंटल लेवल, स्ट्रेस लेवल ऑल्सो। Now the research was undertaken in 2019-20, 2019-20 में रिसर्च हुई। ऑपरेशनल स्ट्रेसर्स तो आर्मी पर्सनल्स भी अंडरस्टूड है कि हाँ भाई ये होता ही है, ठीक है ना। लेकिन इस कारण से क्या होता है, जो कॉम्बैट एफिशिएंसी है सोल्जर्स की वो काफ़ी ज़्यादा डिटीरिएट होती है, ठीक है ना। एंड उनकी पूरी रिस्पेक्टिव यूनिट की भी जो कॉम्बैट एबिलिटी है वो डिक्रीज होगी बिकॉज ऑफ दिस। ये बिल्कुल सही बात है। अब ऑथर ने यहाँ पे ये किया है कि यूनिट्स and subunits under stress are likely to witness an increased number of incidents of indiscipline, unsatisfactory state of training, inadequate maintenance of equipment and low morale, motivation and low esprit de corps, thereby adversely affecting their combat preparedness and operational performance। तो वही ऑथर ने कहा है कि अगर यूनिट्स में इस तरीके के लोग रहे जिनको स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है, डिप्रेशन है या किसी तरीके के उससे जूझ रहे हैं, तो ऐसे लोगों के कारण क्या होता है फिर कि इंक्रीज नंबर ऑफ इनडिसिप्लिन इंसिडेंट्स, इनडिसिप्लिन के इंसिडेंट्स बढ़ते हैं। ट्रेनिंग में जो अनसेटिस्फैक्टरी स्टेट रहता है, मेंटेनेंस ऑफ मोटिवेशन नहीं रहता उनके अंदर, मतलब कि वो थोड़ा डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, और इस कारण से जो पूरे यूनिट का मोरल है वो डाउन होता है, और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस एंड प्रिपेयर्डनेस, कॉम्बैट प्रिपेयर्डनेस, ये सब डिक्रीज स्टेट में चली जाती है। तो दीज आर द थिंग्स विच हैव बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम।
आगे मूव करते हैं देर कि कोई और इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है नहीं। तो यहाँ पे देखो, एयर क्वालिटी इज पुअर इन दिल्ली। एयर क्वालिटी जो है पुअर है। मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स निकाला जाता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स निकाला जाता है। कौन सी बॉडी है जो निकालती है? CPCB, यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कब बना था? 1974 के वाटर प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट से बना था। 1974 के वाटर वाला एक्ट जो है 1974 का है। इसके बाद 1981 में आया एयर प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट, तो वो 1981 में आया, वो भी इसके अंतर्गत आ गया। CPCB जो है, याद रखिएगा, CPCB जो है वो टेक्निकल बॉडी, एक तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की टेक्निकल बॉडी है जो कि ये सब चीजें हैंडल करती है। और ये हैंडल कैसे करती है? ये करती है सफर सिस्टम के थ्रू। सफर सिस्टम क्या है? सफर इज सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, याद रखिएगा, सिस्टम ऑफ एयर वेदर फोरकास्टिंग एंड एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, ठीक है ना, सफर सिस्टम। और सफर सिस्टम में जो आपका बनाया गया डिवाइस है वो है IITM पुणे द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी, जो कि पुणे में लोकेटेड है, उसने सफर सिस्टम को बनाया है। और आपका इसमें 24/7 की एयर क्वालिटी इंडेक्स और 72 आवर्स एडवांस का आपका वेदर फोरकास्टिंग हो जाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंतर्गत आपके 8 पॉल्यूटेंट्स आते हैं। 8 पॉल्यूटेंट्स कम अंडर द एयर क्वालिटी इंडेक्स। कौन कौन से? PM2.5, PM10, NO2, SO2, CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, O3 यानी कि ओजोन, NH3 यानी कि अमोनिया, PB यानी कि लेड। तो ये आपको याद रखना है कि 8 एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंतर्गत आते हैं। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव विद मी। यहाँ पर है असम टू गिफ्ट खादी क्लोथ्स टू एम्प्लॉइज। अब असम गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कि दे हैव डिसाइडेड टू गिफ्ट खादी शर्ट्स, ND shawl and ND stole grade 4 and grade 4 male and female employees in a phased manner from January। तो असम गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है, यूनिक इनिशिएटिव है, टू गिफ्ट खादी शर्ट, ND shawl एंड ND stole। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ND क्या है, व्हाट इज दिस ND? तो ND बेसिकली ये लिख लीजिए कि ये मूगा सिल्क होता है। इट्स अ मूगा सिल्क, सिल्क की वैरायटी है मूगा सिल्क। ND मूगा सिल्क बोलते हैं। सिल्क याद रखेगा, ND शॉल एंड ND स्टोल। तो सिल्क शॉल एंड सिल्क स्टोल, मूगा सिल्क एंड मूगा स्टोल, याद रखेगा, ठीक है ना। ये प्रोवाइड करेगी असम गवर्नमेंट टू द क्लास 4 मेल एंड फीमेल एम्प्लॉइज। ऐसा अगर क्वेश्चन पूछता है कि कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली ये फैसला लिया था कि वो प्रोवाइड करेंगे, तो वो असम गवर्नमेंट है। इसके साथ ही असम गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि दे हैव टेम्पोररीली बैंड द इंपोर्ट ऑफ पोल्ट्री अहेड ऑफ द मिड जनवरी भोगाली बिहू। तो भोगाली बिहू का जो फेस्टिवल है, इट इज द फेस्टिवल ऑफ फीस्टिंग, जहां पर की फाउल्स नेसेसिटी होती हैं, लेकिन अब इनको मना कर दिया गया है कि आप पोल्ट्री के कोई आइटम नहीं लाओगे बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा। तो दैट इज द थिंग जहाँ की आसाम ने बैन किया है पोल्ट्री इंपोर्ट को, याद रखिएगा। ND जरूर याद रखिएगा जो मैंने आपको समझाया वहाँ पे। आगे मूव करते हैं, एडिटोरियल सेक्शन में आते हैं। बियॉन्ड द सेंट्रल विस्टा वर्डिक्ट की क्वेश्चंस। अब यहाँ पर रिसेंटली सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम के बारे में आपको पता होगा। सेंट्रल विस्टा स्कीम क्या है आप सबको पता है, न्यू पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई जाएगी, ठीक है ना। कुछ इस तरीके की बिल्डिंग का कंसेप्ट है ना, पेंटागन बिल्डिंग का कंसेप्ट है। और इसको सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया कि ठीक है, गवर्नमेंट कैन मूव अहेड विद दिस प्रोजेक्ट एज वेल। अब यहाँ पे ऑथर ने बोला कि कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट जज ये करती है केवल, जैसा कि मैंने फार्मर्स वाली चीजें बताई थी, कोर्ट ये जज करती है कि वेदर द लेजिस्लेचर विच हैज पास द लॉ वॉज इन कैपेबिलिटी टू पास द लॉ, है ना, क्या उसके पास कैपेबिलिटी थी, या फिर क्या वो कोई चीज बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट तो नहीं कर रहा, उस लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को देखता है, ठीक है ना। उन्होंने देखा कि भाई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, तो ठीक है, यू कैन गो अहेड विद द प्रोजेक्ट। लेकिन ऑथर ने कहा है कि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि सामने आते हैं। दिल्ली का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कोई एकमात्र प्रोजेक्ट नहीं है जो आज तक इस तरीके से रहा हो। उसके पहले अमरावती प्रोजेक्ट रहा है, अमरावती कैपिटल का प्रोजेक्ट रहा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे थे जहाँ पे काफी इशूज देखने को मिले। अब ऐसे कौन से इशूज है जो ऑथर ने डिस्कस किए हैं? ऑथर ने कहा 2 ऐसे मेजर इशूज हैं जिनको डिस्कस किया है। पहला है पब्लिक पार्टिसिपेशन का इशू और दूसरा है आर्किटेक्चरल सर्विसेज प्रोक्योरमेंट का इशू। फर्स्ट इज द पब्लिक पार्टिसिपेशन इशू, सेकंड इज द आर्किटेक्चरल सर्विस प्रोक्योरमेंट इशू।
सबसे पहला जो इशू है वो ये है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन सही ढंग से नहीं होता है टू ड्राफ्ट द सिविक प्रोजेक्ट्स अंडर द अर्बन पॉलिसीज। तो सिविक प्रोजेक्ट्स को और अर्बन पॉलिसीज को बनाते समय ढंग से जो आपका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, पब्लिक पार्टिसिपेशन या जो लोगों से होना चाहिए बातचीत, वो नहीं होती है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि पूरी नहीं होती, कुछ प्रोजेक्ट्स में होती है, कुछ में बहुत कम होती है, लेकिन जो फाइनल डिसीजन है वो फिर इस तरीके से होता है कि उसमें पब्लिक का कोई से नहीं रह जाता है। अब ऑथर ने कहा कि देखो, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैव एक्सप्लेन्ड मोस्ट गवर्नमेंट इंश्योर दैट विम्सिकल एजेंडाज डू नॉट ड्राइव पब्लिक प्रोजेक्ट्स बाय इंस्टीट्यूशनलाइजिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अकाउंटेबिलिटीज। अब यहाँ पे ऑथर ने कहा है, दो अकाउंटेबिलिटीज का नाम लिया है, एक है हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी, एक है वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी। हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि दो जैसे सेम चीज की सेम लेवल से, जैसे एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया और आपका लेजिस्लेचर हो गया, यहां पर एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस जो कर रहे हैं, ये आपका हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी है। वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी में लोग भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी में पीपल आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी। तो ऑथर ने वही कहा है कि हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी में व्हाट यू डू इज दैट यू क्रिएट इंटर रिलेटेड स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस। व्हाट यू डू, यू क्रिएट इंटर रिलेटेड स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस, है ना। लेकिन वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी में यू इन्वॉल्व पीपल एंड सिटीजन ओवरसाइट इज इंक्लूडेड इन द वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी। तो वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी इज एक्चुअली अ मस्ट थिंग ऐसे प्रोजेक्ट्स को इंक्लूड करने के लिए जहां पे लोगों का भी ओवरसाइट रहे, लोग भी कुछ ना कुछ आपके ऊपर चेक रख सकें। द गवर्नमेंट आर्ग्यूज, अब गवर्नमेंट आर्ग्यू करते हैं कि हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी इज इन प्लेस एंड इट वर्क्स वेल, लेकिन सिटीजंस को क्या होते हैं, दे आर हु आर अनकन्विंस्ड गिवन द पुअर ट्रैक रिकॉर्ड हैव आर्ग्यूड फॉर बेटर एक्सपेंडेड वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी। यहां पे सिटीजंस बोल रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी रख रही है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी से ज्यादा बेहतर पार्टिसिपेशन हो सकता है सिटीजंस का भी, और ओवरसाइट प्रोसेस ज्यादा बेटर हो सकती है। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं अगर हम कि जो कंसल्टेशन प्रोसेस है वो भी काफ़ी इनकंक्लूसिव रहती है और उसको इंक्लूसिव बनाने की ज़रूरत है। ठीक है ना, कंसल्टेशन जो रहना चाहिए वो ज़्यादा इंक्लूसिव और ज़्यादा इफेक्टिव होगा अगर आप वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करते हैं और लोगों को इन्वॉल्व करते हैं। अब जो दूसरा इशू है, द सेकेंड इशू इज द रेगुलेटरी चेंज इज रिक्वायर्ड फॉर चूजिंग डिजाइनर फॉर पब्लिक प्रोजेक्ट। जब आप डिजाइनर चूज कर रहे हैं पब्लिक प्रोजेक्ट्स के लिए तो कुछ रिक्वायरमेंट्स, क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस बता दूं। जब आप टेंडर देते हो किसी चीज का टेंडर आप जब देते हो तो क्या करते हो, आप टेंडर की शर्तें रखते हो। यू गिव सम कंडीशंस फॉर द टेंडर, मतलब जिसको निविदा शर्तें बोला जाता है। ठीक है ना, निविदा टेंडर का हिंदी होता है, और उसमें कुछ कंडीशंस आप रखते हो जिसको हम निविदा शर्तें बोलते हैं। अब निविदा शर्तों में क्या होता है, कई कंडीशंस रहते हैं। जैसे हम बोल दिए कि 1 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर होना चाहिए, हमने कह दिया कम से कम आप 10 साल से काम कर रहे हो, हमने कह दिया कि कम से कम आप इतना इतना टैक्स पे करते हो। अब देखो ये जो कंडीशंस होती हैं कई बार ये एलिमिनेट कर देती हैं लोगों को। जैसे जो लोग टेंडर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कई लोग ये कंडीशन को पूरा नहीं कर पाते एंड इसलिए वो उस प्रोसेस से बाहर हो जाते हैं। दिस इज व्हाट द इशू इज। ठीक है ना, ये इशू आ जाता है। तो वही ऑथर ने कहा है कि ये जो डिजाइनर जब आप चूज कर रहे हो किसी बड़े पब्लिक प्रोजेक्ट के लिए, तो व्हाट यू शुड डू इज दैट कि इतनी ज्यादा हाई कंडीशंस मत रखो कि वो कुछ ही लोग उस कंडीशन को पूरा कर सके। यहां पे लिखा है पुअर चॉइसेस डिजास्टरसली इंपैक्ट द डाउनस्ट्रीम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि कई लोग हैं जो कि उस कंडीशन को पूरा ही नहीं कर पा रहे, है ना। इतनी कॉम्प्लेक्स आपने कंडीशन डाल दी कि वो अब आ ही नहीं पाएगा, आपकी प्रोसेस में इंक्लूड ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए ऑथर ने कहा कि जो प्रोक्योरमेंट की प्रोसेस है, इस तरीके की डिजाइन की प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है, उसमें आपको चेंज करने की जरूरत है और प्रोक्योरमेंट के मेथड को भी चेंज करने की जरूरत है, ताकि जो ये मिड साइज या स्मॉल साइज कोई आर्किटेक्चरल सर्विस प्रोवाइड करने वाला व्यक्ति है तो वो आइसोलेट ना हो जाए आपकी प्रोसेस के थ्रू। क्योंकि आपने तो ऐसी कंडीशन बना दी कि सिर्फ बड़े बड़े आर्किटेक्चर से उसको पूरा कर पा रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई मॉडर्न चीज मिस कर जाएं इस कारण से। इसलिए कंडीशंस आप ऐसी रखें जिसको कि लोग सेटिस्फाई कर सकें। उसी को ऑथर ने कहा है यू शुड ट्राई टू रिड्यूस द एंट्री बैरियर्स। जो एंट्री बैरियर्स हैं या जो टर्नओवर की कंडीशंस हैं उनको आपको कम करने की जरूरत है, ताकि मिड साइज्ड और स्मॉल साइज्ड जो आपके आर्किटेक्चरल इंजीनियर्स हैं या आर्किटेक्चर के वो हैं, दे आर ऑल्सो एबल टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस। ठीक है ना, तो वही चीज ऑथर ने यहाँ पे मेंशन की है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अब ऑथर ने कहा है देखो आगे से हमको क्या चीजें ध्यान में रखनी है। व्हाट यू शुड डू इज दैट फर्स्ट रिड्यूस द
एंट्री कंडीशंस, एंट्री बैरियर्स को कम से कम करने की कोशिश की जाए, ताकि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, अब देखो आपने कंडीशन डाल दी कि 10 साल से काम करने वाले लोग चाहिए, तो भाई एंटरप्रेन्योर्स जो इतने आ रहे हैं, जो इतनी सनराइज इंडस्ट्रीज हैं, वो लोग कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? जो 2 साल 3 साल एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर अभी 3 4 5 साल में ज्यादा से ज्यादा है, पर आपने कंडीशन क्या डाल दी कि भाई ये प्रोजेक्ट उसी को मिलेगा जो मिनिमम 10 साल से काम कर रहा हो। तो ये एक एंट्री बैरियर है ना, कि वो जितनी भी कंपनीज 10 साल से कम की है, और वो कितनी भी एफिशिएंट हो, लेकिन वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकती आपके उसमें, ठीक है ना। फर्स्ट इशू ये है। दूसरा ऑथर ने कहा है कि प्रोफेशनल सर्विसेज कुड बी डिसएग्रीगेटेड। आप सर्विसेज को डिसएग्रीगेट करके रखो, मतलब 2 पार्ट में रखो। जैसे मान लो डिजाइन सर्विस एक हो गई और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विस अलग हो गई। ऐसा नहीं कि डिजाइन डेवलपमेंट मैनेजमेंट सब एक ही व्यक्ति कर रहा है, ऐसे में एफिशिएंसी घटती है। लेकिन जब आप डिसएग्रीगेट कर देते हो तो उससे एफिशिएंसी ज्यादा बढ़ती है एंड उससे क्वालिटी इंप्रूवमेंट भी होता है। तो दिस इज द थिंग विच ऑथर सेज। एंड तीसरा ये कि डिजाइन वैल्यू में जितना वेटेज देना चाहिए वो उतना फिक्स करके रखो और उतना वेटेज उसको दो। आप उसको क्लियर करके रखो कि इतना भाई इतना वेटेज हमको चाहिए, तो उसको उतना ही वेटेज देना चाहिए। डिजाइन की भी अपनी वैल्यू होती है, उसको फिक्स करके रखो, उसको मतलब उसके साथ कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच हैव बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव विद मी। यहां देखें तो व्हेन अ कंजर्वेटर एंड स्टैम्प कलेक्टर फाइंड्स बुद्धा, अभी इसमें आर्टिकल में बेसिकली एक व्यक्ति के बारे में है, एम लोकेश्वर राव। ही वॉज द प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एंड ही लिव्ड इन द मिड्स ऑफ वाइल्ड लाइफ। एंड इनका थोड़ा बुद्धिज्म से ज्यादा प्यार था, इसलिए इन्होंने स्टैम्प कलेक्शन शुरू किया एंड मोस्ट ऑफ हिज स्टैम्प्स आर रिलेटेड टू बुद्धिज्म ऑल्सो ओनली। यहाँ पे एक किताब के बारे में जिक्र किया है जो उन्होंने लिखी है, इसका नाम याद रखिएगा, कभी अगर वन लाइनर फैक्ट्स में पूछ लिया जाए, बुद्धिज्म ऑन स्टैम्प्स। अगर आपसे कोई पूछे कि बुद्धिज्म ऑन स्टैम्प्स ये किताब किसने लिखी है, एम लोकेश्वर राव ने ये किताब लिखी है। एम लोकेश्वर राव ने बुद्धिज्म ऑन द स्टैम्प्स ये किताब लिखी है। Delhi asks Beijing to allow crew change for stranded sailors। अब हमने पहले ही बात की थी कि 2 शिप्स हैं जो कि स्ट्रैंडेड है इन द चाइना रीजन में स्ट्रैंडेड रह चुके हैं, जिनका नाम है MV जग आनंद और MV एनास्टासिया। याद रखिएगा, MV जग आनंद और MV एनास्टासिया। यूपीएससी पूछ सकता है आपसे आनंद और MV एनास्टासिया आर व्हाट, फिर उसमें लिख देगा ये सैटेलाइट के वेरिएंट्स हैं, शिप्स के वेरिएंट हैं, स्टैंडर्ड शिप्स हैं, कुछ ऐसा स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो याद रखिएगा MV जग आनंद और MV एनास्टासिया ये 2 शिप्स हैं जो कि स्टैंडर्ड है। एंड यहाँ पे इसमें क्या है, कोल इंपोर्ट था ऑस्ट्रेलिया का, है ना, जो कि वहाँ पे स्टैंडर्ड है, फंसा हुआ है। 23 इंडियन सेलर्स are on the bulk carrier MV Jaganand, which has been stuck off in the Xingtang port on the Bohai Sea in the northern China। याद रखेगा कहाँ पर फंसा हुआ है ये शिप, Xingtang port on the Bohai Sea in the northern China सिंस जून से ये फंसा हुआ है। और MV एनास्टासिया में 16 लोग हैं जो कि काउफीडियन जो कि आपका हीबी में है, वहां फंसा हुआ है। तो याद रखिएगा MV जगानंद कहां पर है, जिंगतांग जो कि बोहाई सी में है, जिंगतांग पोर्ट। और दूसरा है MV एनास्टासिया जो कि आपका काउफीडियन है, जो कि हीबी में है। तो आप याद रखिएगा यहां पे फंसा हुआ है। इंडिया ने चाइना से बात की है फॉर द क्रू चेंज, ओके, फॉर अलाउइंग क्रू चेंज देयर, है ना, क्योंकि वो बहुत जून से वहां पर फंसे हुए हैं। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। तो बर्ड फ्लू नाउ कंफर्म्ड इन 6 स्टेट्स। तो मैंने कल भी बताया था H5N8 और H5N1 ये 2 वेरिएंट है बर्ड फ्लू के, H5N8 और H5N1। मैंने ये भी बताया था कि H5N8 का मतलब होता है HA के 5 और NA के 8, H5N8, और H5N1 का मतलब HA के 5 और NA के 1। तो याद रखिएगा 6 स्टेट्स है जहां पे कंफर्म हुआ है। हरियाणा, गुजरात हो गया आपका, केरला, राजस्थान, मध्य प्रदेश हो गया। इसके अलावा दिल्ली में भी है जहां पे कई आपके बर्ड फ्लू के इंस्टेंसेस देखने को मिल रहे हैं। तो ओके, तो यू शुड अवॉइड ईटिंग ऑल दीज थिंग्स, है ना, फॉर नाउ ऑन। यूथ किल इंडेंजर्ड डॉल्फिन उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट वीडियो वायरल हुआ है जहां पे आप देख सकते हैं कि 5 से 6 लोग कुल्हाड़ियों से और डंडों से एक गैंगेटिक डॉल्फिन को उसकी पूंछ से पकड़ करके मार रहे हैं एंड दे हैव किल्ड दैट इंडेंजर्ड डॉल्फिन, है ना। तो उनमें से 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है बिकॉज किलिंग अ गैंगेटिक डॉल्फिन
is an punishable offense under section 951 of the Wildlife Protection Act of 1972. Wildlife Protection Act 1972 के अंतर्गत सेक्शन 9/51 के अंतर्गत ये पनिशेबल ऑफेंस है किलिंग दिस, है ना। तो ये यहाँ पर अनफॉर्चुनेट है। थोड़ा गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में अगर आपको पता हो तो इट इज इन द गैंजीज, मेघना, ब्रह्मपुत्र एंड कर्णफूली सांगू रिवर सिस्टम। तो याद रखेगा किस किस रिवर सिस्टम का पार्ट है ये गैंगेटिक डॉल्फिन, गैंजीज, मेघना, ब्रह्मपुत्रा, कर्णफूली एंड सांगू रिवर सिस्टम का। एंड इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश जो मेजॉरिटी कंट्रीज हैं, इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश आर द कंट्रीज जहां पर ये मेजॉरिटी में पाई जाती है। द गैंगेटिक डॉल्फिन इज इंडियाज नेशनल एक्वेटिक एनिमल एंड इट इज पॉपुलरली नोन एज द सूसू। याद रखिएगा कि इट इज गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन इज इंडियाज नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑल्सो एंड पॉपुलरली नोन एज सूसू। इट इज अमंग द 4 फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स इन द वर्ल्ड, among the four fresh water dolphins वर्ल्ड की जो है उनमें से एक है। जैसे इसके अलावा जो 3 है वो कौन सी है, तो बाइजी जो है, बाइजी यांगसे रिवर चाइना, भूलन जो है वो इंडस इन पाकिस्तान एंड बोटो अमेजॉन रिवर लैटिन अमेरिका। जो 4 फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स हैं वो यही 4 हैं। गैंगेटिक डॉल्फिन पहली, बाइजी दूसरी जो कि यांगसे चाइना में आती है, भूलन तीसरी जो कि इंडस पाकिस्तान में आती है, और बोटो जो कि अमेजॉन रिवर लैटिन अमेरिका में आती है। ठीक है ना, याद रखिएगा दीज 4 स्पीशीज लिव ओनली इन रिवर्स एंड लेक्स। ये रिवर्स एंड लेक्स में ही रहती है, फ्रेश वाटर इसलिए कहा जाता है इनको। अब थ्रेट्स क्या क्या हैं गैंगेटिक डॉल्फिन को, तो पॉल्यूशन एक थ्रेट हो गया, है ना, पॉल्यूशन एक थ्रेट हो गया, जैसे कि वाटर बॉडीज में सिंगल यूज प्लास्टिक का जाना, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का जाना, ओवर फिशिंग करना, देन वाटर के फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करना। तो वाटर का फ्लो जो रिस्ट्रिक्टेड रहता है उससे भी काफी ज्यादा इन फिशेस को प्रॉब्लम है। एंड पोचिंग इज अनदर इशू, पोचिंग में अपने आप में इशू है। शिपिंग एंड ड्रेजिंग, जो शिपिंग और ड्रेजिंग ऑपरेशन होते हैं वो भी है। अब आयुसीएन स्टेटस अगर देखा जाए गैंगेटिक डॉल्फिन का तो इंडेंजर्ड है, साइट्स की अपेंडिक्स 1 स्पीशीज है ये, एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर शेड्यूल 1 में आती है। इसी कारण से इट इज पनिशेबल ऑफेंस टू किल द गैंगेटिक डॉल्फिन, याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं। चाइना ऑफ साउथ एशिया मल्टीलेटरल मीट, इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। चाइना के दो चंगू मंगू उन्होंने पार्टिसिपेट जरूर किया, नेपाल ने, पाकिस्तान ने, है ना, और श्रीलंका ने भी किया, है ना, श्रीलंका ने भी किया, इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस